वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के खास विषय पर हम चर्चा करने के लिए आज के इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब मानवता चैनल में। हमारे साथ टी.आर. खोटे साहब जुड़े हुए हैं नोएडा दिल्ली से, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं भाई साहब मानवता चैनल में। हमारे साथ झारखंड राज्य से ममता खरे जुड़ी हुई हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। मैं आज के इस खास चर्चा में आज का जो प्रमुख विषय है, जिस ढंग से भारत के अन्नदाता कहे जाने वाले किसान आज 10 महीने से ऊपर हो गए सड़कों पर आंदोलनरत हैं, और अभी उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी में एक बहुत दुखद और दर्दनाक जो विभत्स घटना हुई है, वो वहाँ के होम मिनिस्टर के जो पुत्र हैं, उन्होंने किसानों के ऊपर में गाड़ी चढ़ाकर कुचलकर मार डाला। ये बहुत निंदनीय और दुखद घटना है। इसकी जितनी भी हम भर्त्सना करें वो कम है। और हम आज भारत के जो अन्नदाता किसान हैं, जो भारत के जो बहुसंख्यक समाज है, उनके पेट भरने वाले किसान जो आज सड़कों पर है, उनको हम आज चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए टी.आर. खोटे साहब के आना चाहूंगा। खोटे, जिस ढंग से आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में अभी हाल ही में घटी है, हम आज इसी से शुरुआत करेंगे कि जिस ढंग से किसान आंदोलनरत है। आवाज कट रहा है, आवाज पहले। तो मेघराज जी, मुझे लगता है कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम आई। तो खुडी साहब हमें सुन पा रहे हैं, तो हम आपके पास पहला सवाल को लेकर के जाएंगे कि जिस ढंग से किसान भारत देश के अंदर में किसान आज अपनी मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है और जद्दोजहद कर रहे हैं, और ऐसे हालात में किसानों को मार दिया जाना, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं टी.आर. खोटे साहब? हाँ, ये विश्व का अजूबा घटना है। आज तक ऐसा मैंने संघर्ष होते रहे हैं, कास्ट, क्लास, सांप्रदायिक संघर्ष, तरह तरह की लड़ाई आपस में ये चलता रहा है। लेकिन इस तरह का आतंकवाद ये पहले बार का घटना है। ऐसे तो घटनाएं बहुत हो रही है, लेकिन ये बात सोच के चलिए कि ऐसा पीछे से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीछे से गाड़ी चला दो उनके ऊपर। ये घटना ये साधारण घटना नहीं है, ये सोची समझी साजिश नजर आता है। इसमें ये विश्व स्तर पर इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। ये विश्व स्तर पर इसका माने ये इस तरह का जो क्रिमिनल हार्ट्स के जो लोग हैं, एक मंत्री का बेटा उनकी गाड़ी है, उसकी गाड़ी वहां क्या घूमने गई थी, क्या वहां गाड़ी वो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, उसमें रैलियां आ रही, तो ऊपर पहले तो हेलीकॉप्टर में उतरना था, हेलीपैड में नहीं उतर पाए, तो उन्होंने अपने कार के काफिला लेकर के आए, और उसमें कुछ दिन पहले मंत्री ने डुगरी मुझे लगता है खोटे साहब का नेटवर्क में कोई दिक्कत है। अब बहरहाल उनके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ संतोष साहू साहब जुड़ गए हैं। संतोष साहब, बहुत स्वागत है आपका। हेलो, संतोष साहू साहब भी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास लौटना चाहूँ। कृपाल सिंह साहब, अपनी आवाज को म्यूट करें। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, सतनाम, नमस्ते, सलाम जी। एक बार खोटे साहब आ गए लगता है। जी, खोटे साहब आ गए हैं, अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, मैं कहते बहुत बीच में कट जा रहा है ना सिग्नल, तो मैं यही कह रहा था कि जो सीनरी है, एक मंत्री का बेटा का वहां पर गाड़ी वहां पर
पीछे से आता है और सन्नाटेदार मारते हुए चला जाता है, और जब गिर जाते हैं लोग रौंद देते हैं, रौंदता है, रौंदते के बाद में जब लोग पकड़ लेते हैं तो वो उनको बचाने के लिए पुलिस वाले उनको लेके भाग रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनडीटीवी में कल इसका सीरियल दिखाया गया, एनडीटीवी में पूरा दिखाया गया कि कैसे भाग रहे और पीछे से उसको कवर कर रहे गोलियां चला के, जो उसको बचा रहे हैं मंत्री के बेटा को, तो उसको भगा रहे लेके जा रहे हैं, उसको गोलियों से कवर किया जा रहा है। और यही नहीं, वो हैंड ग्रेनेड भी फेंका गया, हैंड ग्रेनेड भी फेंका गया, तो लोग आक्रोशित होकर के जलाए हैं, आक्रोशित होकर जिस गाड़ी से। खोटे साहब, आप अपनी आवाज, आप जो है नेटवर्क में आ जाएं थोड़ा सा, मुझे लगता है आप रूम के अंदर में कोई प्रॉब्लम है। मैं हमारे साथ संतोष साहू साहब जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। संतोष साहब बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी हम वेलकम करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, सत श्री अकाल, नमस्कार जी सबको। जी ब्रिजेंद्र सिंह साहब भी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। खोटे साहब, आप अपना, मेरे ख्याल से लगता है कि आप रूम में हैं, इसलिए आपका नेटवर्क में कोई दिक्कत है, इसलिए आप अपनी नीचे चला जाता हूं, मैं नीचे जाता हूँ जी। तो खोटे साहब तब तक जुड़ पाएंगे, उससे पहले मैं संतोष साहू के पास जाना चाहूंगा। संतोष साहू साहब, जिस ढंग से किसानों ने अपनी प्रोटेस्ट को लेकर लंबे समय तक जद्दोजहद कर रहे हैं, और अभी लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ में जो घटना हुई है, उस पर हम आपके प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि ये जो किसानों को मार दिया गया है, इस संदर्भ में आपका क्या विचार है, क्या कहना है? भाई साहब, मानवता चैनल में आज के शामिल सभी विद्वान साथियों को मेरा जय मूल निवासी नमो बुद्धाय, जय भीम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं इस विषय पे कहना चाहता हूं कि भारत में लखीमपुर खीरी का जो मामला है वो बहुत हृदय विदारक है, और ये विभत्स जघन्य नरसंहार है, ये हत्या है किसानों का। और हत्या तो है ही है, पर एक निहत्थे लोगों को पीछे से गाड़ी दौड़ाकर चढ़ाकर मार देना, ये इस देश में ब्राह्मणवादियों का हौसला इतना बढ़ चुका है, वो इस देश के संविधान को नहीं मान रहे हैं, इस देश के कानून को नहीं मान रहे हैं, इस देश की व्यवस्था को मानने से इनकार कर रहे हैं। इस बात को ये घटना बिल्कुल चीख चीख कर बता रहा है। एक आदमी इतना दुस्साहस कैसे कर सकता है कि इस देश के अन्नदाता किसान इस देश के अन्नदाता हैं। कितना फैक्ट्री लग जाए, उद्योग लग जाए, कुछ भी हो जाए, पर इंसान को जीने के लिए तो अनाज चाहिए। आज इस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या को पालने वाला कौन है? वो किसान है। क्या सरकार पाल रहा है? सरकार संसद और विधानसभा में क्या हल चला रहा है? धान और गेहूं उगा रहा है। धान और गेहूं, सब्जी, फल अगर कोई उगा रहा है तो किसान उगा रहा है, वो अपने खेतों में उगा रहा है। और जो हमारा अन्नदाता है, वो 3 जो कानून है, उस कानून का विरोध लगभग 10 महीना से चल रहा है। अगर चुना हुआ सरकार है, सरकार को शांतिपूर्वक संवैधानिक दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए भारतीय किसान ये कह रहे हैं कि ये तीनों कानून किसानों के विरोध में है, इससे भारतीय कृषि तबाह हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएंगे, ये कानून को आप वापस कर लीजिए। यही तो मांग है। दूसरा मांग क्या है कि धान का, गेहूं का, सब्जियों का, दालों का एक निश्चित आप रेट निर्धारित कर दीजिए। आज देखिए छत्तीसगढ़ में हम लोग हैं, यहाँ सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी का सरकार यहाँ 25 रुपए किलो धान खरीद रहा है, गवर्नमेंट का रेट है। पर यहाँ जो व्यापारी है, अभी आप चले जाइए दुकानों में 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए में लोग खरीद रहे हैं। अगर इसमें कानून होता कि 25 रुपए से नीचे कोई भी धान कहीं पर भी नहीं खरीद सकता, अगर खरीदता है तो वो कानूनन अपराध होगा, तो किसानों का शोषण रुकता। यही तो मांग है किसानों का। अब ये किसानों का मांग जो भारत के अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है,
उनका मांग तो माना नहीं जा रहा, ऊपर से निहत्थे लोगों को इतना दुस्साहसी हो गए लोग कि पीछे से गाड़ी में रौंद रहे हैं। ये दुनिया में सबसे जघन अपराध भारत में किसानों के साथ, वो जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका लड़का जो कृत किया है, उनके पिताजी जो वर्तमान भारत सरकार का मंत्री है उनके सह पे किया है। उनके पिताजी जो मंत्री जी हैं उन्होंने सरेआम क्या धमकी दिया है किसानों को, वो तो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उनका जो लड़का है जो हत्यारा है वो गाड़ी से कैसे छोड़ के डर के मारे भाग रहे। अगर तुम माँ के लाल हो, माँ का दूध पियो, इतना बड़ा जघन अपराध किए तो तुमको गाड़ी छोड़ के भागने की क्या जरूरत है, मुकाबला करो। तो ये मैं जो हमारे देश के किसान शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और किसानों के साथ जो बर्बरता बरती गई है वो मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उनके लड़के को बिना देरी किए और उनके साथ जो लोग भी थे इस जघन अपराध में, उनको भारत सरकार, राज्य की सरकार तत्काल गिरफ्तार करे, जेल में डाले और फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर जल्दी से जल्दी वो ये इस जघन अपराध का सुनवाई हो और त्वरित इसका न्याय इस देश के किसान और भारत के लोग इस जघन अपराध का न्याय त्वरित मिले, ताकि भारत में कानून का राज रहे, संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन ना हो और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतना बड़ा दुस्साहस दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इस विषय में ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब आपका, अपने विचार व्यक्त करने के लिए। बुढ़े साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अगर आपका नेट सही है, हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपनी बात रखें। बुढ़े साहब। हाँ, तो मैं वही बता रहा था, अभी भाई जी ने बहुत अच्छा सा उन्होंने कहा, उन्होंने कवर किया कि ऐसा जघन्य अपराध जिसका जितना भर्त्सना किया जाए वो कम है, ऊपर से इसको कवर किया जा रहा है। तरह तरह उनको मंत्री बताने की कोशिश कर, अभी तो मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो अभी केंद्र से एक जवाब आ गया कि मंत्री इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये पता चलता है ये योजनाबद्ध तरीके से किया गया है घटना। अगर ऐसा होता तो मंत्री को इस्तीफा मांग लेते। पहले भी कितनी घटना घटी है, तो लोग कम से कम थोड़ा शर्म होता था लोगों के। मैंने और भी सरकार देखे हैं, उन सरकारों में ऐसी घटनाएं होती रही, कभी भी ऐसा कुछ हुआ तो थोड़े से घटना में लोगों ने इस्तीफा दे देते थे और लोग उसको इस बात से मानते थे। लेकिन अब तो उल्टा है, आप क्राइम करवाइए और सत्ता में बने रहिए। सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा सरकार, ऐसा सत्ता हमने कभी देखा नहीं, सचमुच इसको देखा नहीं है। और उसको बेशर्मी से प्रोटेक्ट कर रहा है कि उसका बेटा वहां पर नहीं था, वो खेल के मैदान में कहीं पर था। तो उसकी गाड़ी क्या घूमने गई थी? ये एनडीटीवी वाले उसको बता रहे थे वो गाड़ी के वहां पर क्या अपने आप सफर करने गई थी। उसकी मंत्री की गाड़ी है, मंत्री के बेटे की गाड़ी है, जो जलाया गया वो उनके बेटे की गाड़ी, जिसमें रौंदा गया वो उनके बेटे की गाड़ी है। ये प्रश्न उठता है कि किस तरह का यहाँ पर कानून व्यवस्था है, इसमें अब न्याय, अब उनसे अगर जांच भी कराओगे तो क्या जांच मिलेगा? जांच कुछ नहीं मिलना है। बंद करके पूरा सारे लोगों को दबाया गया है, कोशिश किया जा रहा है। इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। ये देश में ऐसा, और इसके बड़े स्तर पर, विश्व स्तर पर इसका भर्त्सना होनी चाहिए। विश्व स्तर पर इसका भर्त्सना किया जाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो और ऐसी शर्मनाक घटना का भर्त्सना किया जाना चाहिए, और निंदा ही नहीं, इसके ऊपर में सरकार को दबाव डालना चाहिए कि ताकि इसको स्वतंत्र जांच हो। और 302 का दफा लगा हुआ है मंत्री के बेटे के ऊपर, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। 302 के दफा में जो कानून विशेषज्ञ हैं वही बोलते हैं कि पहले उसको तुरंत अरेस्ट करना है, 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करना होता है। 24 घंटा, यहाँ 3 दिन भी तक बीत गए हैं, उनको बचाने में लगी हुई। तो ऐसी सरकार जो खुद क्राइम को प्रमोट कर रहा है, यही घटना, ऐसे ही घटना घटा था वहां पर हाथरस में। हाथरस में भी लोगों को घुसने नहीं दिए जा रहे थे। आज लखीमपुर में 3 दिन से पूरा इमरजेंसी लगा हुआ है, आपातकाल पैदा हो गया।
देश में ऐसा आपातकाल सरकार देख लो, सोच लीजिए, ये तो पूरा डिक्टेटरशिप, पूरा ऐसा डिक्टेटरशिप है। मुख्यमंत्री लोग नहीं घुस पा रहे, मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के नहीं जा रहे। कल कल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर छत्तीसगढ़ में जाएगा, उसको भी रोक दी जाएगी तो कैसा लगेगा? ये होना चाहिए और विरोध होना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। जब हो रहा है तो इन लोगों को बिल्कुल सबक सिखाना चाहिए। ये बहुत ही जघन्य अपराध है और ये प्रजातंत्र देश है, लोकतंत्र है, इसमें लोगों को आने जाने की इतना अधिकार होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी बहुत शुक्रिया। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू फतेह, सतनाम। सर हम आपके पास इसलिए दोबारा आपके सवाल के पास जाना चाहेंगे क्योंकि जिस ढंग से भारत के जो अन्नदाता किसान हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाते हैं, इन किसानों की इस मांग को लेकर जो सरकार की तानाशाही है और अभी जो उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी है, इस पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पे क्या प्रतिक्रिया हो रही है, इस बाबत आप अपने विचार रखें डॉक्टर कृपाल सिंह। देखो जी, यहाँ अमेरिका में और जो मुल्क हैं, यहाँ बहुत एंगर है, बहुत गुस्सा है कि गवर्नमेंट सुनवाई नहीं कर रही और लोग बहुत दुखी हैं कि भाई हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, उनसे ठीक से तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा। ये जो गवर्नमेंट की अत्याचारी एटीट्यूड है, उससे मेरे तो ये लग रहा है बोलते कि देखो 1984 में गोल्डन टेम्पल पर अटैक किया गया और उसके इंदिरा गांधी की भी मौत हुई और भी बहुत घटनाएं हुई, तो किसी का कुछ नहीं हुआ। ये कमीशन बढ़ा दो, वो कमीशन बढ़ा दो, वो कमीशन बढ़ा दो, कुछ कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वही लटकनबाजी है, जैसी लटकनबाजी इसमें रहेगी। ये जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो उनका जो व्यवहार है, तरीका है, वो यही है कि डिले टैक्टिक्स यूज करो, डिले करो, फ्रस्ट्रेट करो लोगों को, हौली हौली वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। पर वी हैव टू बी केयरफुल कि भाई गवर्नमेंट नु अपोज करने का तरीका जिहड़ा इहो ही है कि तुसी यस उन्हां दे बिठाओ। ये गवर्नमेंट नहीं मान रही गल्लां नु, तो you have to do the economic boycott of the government. You know, you have to refuse paying taxes. जो आप लोकल टैक्सेस है या जो भी है सिस्टम, जितना देर आप उनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर नहीं पाएंगे, वो आपको दुखी करी जाएंगे। अमेरिका की जंग कैसे हुई? वो थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन पर चाय पर टैक्स लगा दिया कि भाई हम तुम्हारे डिफेंस के लिए हमें ये पैसे चाहिए, वो चाहिए। लोगों ने क्या किया, कहे वो जो टी ना जिस पर टैक्स लगाना था गवर्नमेंट, उन्होंने वो टी अनलोड कर दी समुद्र में। उन्होंने कहा नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, वे हम कुछ नहीं देंगे जितना चेर के साड़ी आवाज नहीं सुनी जाएगी। इसीलिए अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आपको कोई ऐसी बात सोचनी पड़ेगी कि भाई गवर्नमेंट पर इकोनॉमिक प्रेशर कैसे पाया जाए, उसका बाइकआउट कैसे किया जाए, उनके प्रोजेक्ट का, उनकी जो उनका सिस्टम है उसको किमें बाईपास किया जाए ताकि तुसी अपने आप को संभाल सको। वन ऑफ द मूवमेंट वाज आई मेंशन कुका मूवमेंट, तो उन्होंने कैसे, जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों का बाइकआउट किया, अब समय है यहाँ बाइकआउट करने का। बाइकआउट बगैर जितना जो इकोनॉमिक प्रेशर नहीं पाएगा लोगों को, उन्होंने कोई कामयाबी नहीं हो सकती। ये जो गवर्नमेंट है, ये तो ऐसे ही अपना डिले करी जाएगी, कमर्शियलाइज करे जाएगी अपना अत्याचार और अपने फायदे के लिए कोई इंतजाम नहीं करेगी। और दूसरे पास आपको अपनी रक्षा के लिए भी थोड़ा बहुत शस्त्रधारी होना चाहिए। शस्त्रधारी इन द सेंस के भाई अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई, ये आपको कोई हमला कर रहा है, आपके पास कोई डांग हो या कोई हो तो आप बचा तो कर सकते हैं।
ये आपके पास है ही कुछ नहीं, आप बचा कैसे करेंगे अपने आप का? सो ये भी सोचो कुछ बातें कि अपनी जो सेल्फ रक्षा है कैसे करोगे आप। यहाँ हर जगह में लोग जो है वो अपनी रक्षा के लिए कोई ना कोई इंतजाम करते हैं, खास तौर पे जो पिंडा में रहते हैं, जहाँ बड़े बड़े खेतों में रहते हैं, वहाँ एनिमल्स भी आ सकते हैं, दूसरे बंदे भी आ सकते हैं आपके विरोधता के लिए। सो अपनी प्रोटेक्शन का आप इंतजाम करने की विचारधारा पैदा करें, इन एडिशन टू इकोनॉमिक बाइकआउट। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। मैं ब्रिजेश सिंह साहब के पास लौटना चाहूंगा। मैं लीव कर रहा हूँ, आवाज नहीं आ रहा है मेरे यहाँ, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कुछ। मैं ब्रिजेश सिंह साहब के पास लौटना चाहूंगा। ब्रिजेश सिंह साहब अभी कंटिन्यू करिए आप। ब्रिजेश सिंह साहब, अभी हमारे जो दो वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, इस बाबत आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपने विचार रखें ब्रिजेश सिंह साहब। हाँ, देखिए, ये बड़ी हृदय विदारक घटनाएं हैं और ये दुर्भाग्य है कि राजनीति का जो अपराधीकरण हो गया है और जो सांप्रदायिकता और जो जातिवाद फैलाया जा रहा है, वो मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये लोग इस तरह की घटनाएं, कुछ लोग हैं जो अव्यवस्था समाज में फैला रहे हैं। जो लोग शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं, उनको शांतिपूर्वक आंदोलन भी नहीं करने दिया जा रहा। तो मुझे तो लगता है कि जो सत्ताधारी हैं वो खुद ही अपने आप में बहुत डरे हुए हैं। अगर वो इस तरह डरे हुए ना होते तो इस तरह का आतंकवाद ना फैलाते। और अब ये है कि लोगों में जागृति हो रही है, खासतौर से इनको उत्तर प्रदेश में खतरा हो रहा है उन जगहों से जो तराई की बेल्ट है। तराई में हमारा बहराइच आ जाता है, पीलीभीत आ जाता है, लखीमपुर खीरी आ जाता है। वो ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर के किसान ताकतवर भी हैं, पंजाब के किसानों से भी जुड़े हुए हैं और वो लोग जो है विरोध करने की स्थिति में हैं। तो ये उस विरोध को ही दबा देना चाहते हैं एकदम। मुझे लगता है ये जानबूझ करके इस तरह का अव्यवस्था फैला रहे हैं और इनका असली इरादा जो है वो 2022 के चुनाव को किसी भी तरीके से जीतना है, चाहे ईवीएम्स के जरिए जीते हैं, चाहे आतंकवाद के जरिए जीते हैं, चाहे सांप्रदायिकता फैला करके जीते हैं। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो आवाम है हमारे देश का 90%, उनमें चेतना की कमी है। अगर चेतना की कमी ना होती तो जिन्हें आप शूद्र कहते हैं, अति शूद्र कहते हैं, वो बाबरी मस्जिद पर न चढ़ जाते हैं। वो कावड़ भर करके अपना यात्रा पे निकल जाते हैं और उनके बौद्धिक स्तर को ये भलीभांति जानते हैं। इसलिए इन्होंने उनका देवांगी दिवाला निकाला है और ये गुमराह कर रहे हैं। हमको ये महसूस करना पड़ेगा कि भैंस बड़ी नहीं होती, अकल ही बड़ी होती है। अपने जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है उनमें मुद्दों के प्रति जागृति जब तक पैदा नहीं होती, तब तक इस तरह के लोग जो ये आतंक फैला रहे हैं, इनके हौसले बुलंद रहेंगे। और ये मीडिया के ताकत पर, पूंजीपतियों के ताकत पर, ये देश की किसान और मेहनतकश जनता को दबा करके कुचल के रखना चाहेंगे। जब आप कहते हैं कि टैक्स का बायकॉट करें, भैया वो टैक्स जो महंगाई उड़ा रहे हैं वो टैक्स ही तो है आपके ऊपर, वो कोई सीधे थोड़ी लगा रहे हैं। पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं और पूंजीपतियों के लिए महंगाई उड़वा रहे हैं। तो आप एक जाल में फंसे हुए हैं। जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसका बड़ा रोल होता है। अगर वो जागृति के लिए अभियान नहीं चलाते तो ये इस तरह मीडिया की दम पर, शिक्षा पर एकाधिकार की दम पर ये गुमराह करके समाज को हर बार सत्ता में आएंगे किसी ना किसी तरीके से। तो सबसे बड़ी बात है कि इनको खतरा ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा ना हो कि इतनी जागृति हो जाए कि हमको गुजरात से चल करके वहां मोदी जी को वहां काशी जाना पड़ा, यूपी जाना पड़ा। और जब इन्होंने कहा कि हमारी अगली लेबोरेटरी उत्तर प्रदेश ही होगी, तो ये लेबोरेटरी कहीं हाथ से ना निकल जाए। ये समस्याएं राजनीतिक समस्याएं हैं। और जो किसान आंदोलन हुआ है, इसकी वजह से एक चेतना आ रही है। इस चेतना का सदुपयोग किया जाना चाहिए, लोगों में जागृति पैदा की जानी चाहिए। हमारी बड़ी हार्दिक संवेदना ऐसे परिवारों के साथ है, बड़ी हृदय विदारक घटना है और ये ऐसे और आगे न कर पाए, इसके लिए हमें अपने वॉलंटियर्स को भी तैयार करके रखना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विजय। हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। जसबीर भाटिया साहब, जिस ढंग से भारत का किसान आज
अपनी इस मांग को लेकर लंबी जद्दोजहद कर रहा है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इतना लंबा आंदोलन ये इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। तो इस बाबत जो लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो घटना हुई है, इसको लेकर हम लोगों ने आज अपने इस डिबेट और इस चर्चा में लाया है, ताकि हम अपने जो बहुसंख्यक किसानों की इस पीड़ा को हम समझ सकें और इस पर हम लोगों को जागरूक कर सकें। जसबीर भाटिया साहब। सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं खालसा वाहिगुरू फतेह एक बार फिर। वैसे तो हम बाहर बैठे हुए लोग भारत की राजनीति में दखल देना या उसके ऊपर टिप्पणी करना चाहते तो नहीं है, मगर जब इस किस्म का क्राइम, इस किस्म का ये काम हो रहा है, पहली बात तो हिंदुस्तान को इस वक्त लोकतंत्र कहना ही गलती है। मैं नहीं समझता हूं कि अब हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। सारी ही गवर्नमेंट की मशीनरी, पुलिस डिपार्टमेंट, सारे न्याय सिस्टम, सारे का सारा इस सरकार को सपोर्ट करने के लिए लगा हुआ है। अभी कुंटे साहब ने बताया कि पुलिस ने भी गोली चलाई उस आदमी को बचाने के लिए जिसने ये हत्या की है किसानों की। तो फिर ये पुलिस का क्या रोल है भाई? क्या पुलिस जनता को बचाने के लिए है कि वो सिर्फ सरकारी आदमियों को बचाने के लिए है? तो ये सारे का सारा जो है प्री प्लान्ड है, पहले सबसे सोचा हुआ प्लान है ये। जैसे गुट्टे साहब ने कहा क्या वो वहां सैर करने गए थे, तो ये बहुत ही बड़ी ही दुख भरी घटना है। इस तरह से बेगुनाह लोगों को गाड़ियों के नीचे कुचल देना, ये किसी भी सभ्य के देश में पॉसिबल नहीं हो सकता। और खेद की ये बात है कि सारे जो सिस्टम है हिंदुस्तान में अंदर इस वक्त, पुलिस अधिकारी, आर्मी को अंदर कंट्रोल रखा हुआ है, न्याय सिस्टम, अदालतें, सब कुछ जो है कोई बोलता नहीं। अब कुछ किसानों को गोली लगी है और जिन्होंने उनकी पोस्टमार्टम की है उन्होंने उसमें गोली का मेंशन ही नहीं किया। ये कल एनडीटीवी में बताया उन्होंने, जो खुंटे साहब कह रहे थे। तो साहब मेडिकल डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट के लिए लगा हुआ, डॉक्टर लोग भी उससे डर के वो झूठ बोलते हैं। तो फिर कहां तक जाएंगे आप? कहां जाएंगे आप? मैं तो समझता नहीं हूं कि ऐसा कोई, ये तो क्रांति मैं नहीं कह रहा हूं, मगर आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं है इस दुख भरी घटना को कहने के लिए। इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा क्राइम को हो नहीं सकता। अब गवर्नमेंट को बायकॉट कैसे करेंगे जब सारे का सारा सिस्टम ही गवर्नमेंट का जनता को दबाने के लिए लगा हुआ? क्या आप टैक्स ना दें गवर्नमेंट को? कैसे ना देंगे? आपको वो टैक्स हो जैसी चीजों में टैक्स लगा रखे हैं, पेट्रोल महंगा कर दिया, खाने पीने की चीजें महंगी कर दी, लोग क्या करेंगे? डीजल महंगा कर दिया और सब चीजें महंगी कर दी, उन सब से में तो टैक्सेस लगे हो और क्या है। तो ये जो घटना घटी है इससे दिल टूट गया हमारा। और एक सरकारी एक मिनिस्टर के बेटे होके इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी साहस के कोई वो उसे परवाह ही नहीं है कि इंसान को मैं कुचल रहा हूं। तो जो विजेंद्र सिंह जी जो कहा है वो सच कहा है, आप सबने सच कहा है। विजेंद्र सिंह ने कहा है इट्स ए टाइम टू सीज द मोमेंट और जागृति लाएं कि देश जो इस तरफ जिस दिशा में जा रहा है, जैसे आपने कहा कि किसी तरह से यूपी की इलेक्शन जीतनी है, चलो मान ली जीत जाएंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे ये लोग जो आप कर रहे हैं? इससे ज्यादा और भी ज्यादा करेंगे? क्या लिमिट है इनके अत्याचार की? क्या लिमिट है? तो आप जो भारत में हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस देश को बचाइए। जो देश जो है गलत दिशा में जा रहा है और इसका बहुत देश को नुकसान होगा। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, यही चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं सरकार से, किसानों की बातें सुने,
उनके साथ बैठ के कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल दें ताकि दोनों तरफ राजी मंदी हो। ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सा कोई चांद मांग रहे हैं, चांद उतार के हमारे लिए लेके आइए, सूरज हमारे लिए लेके आइए हमें। वो बेचारे सिंपल अपनी जीविका के लिए मर रहे हैं। 700 से ऊपर लोग दूसरे जो लगे हुए हैं बॉर्डर पे, वहां मर गए हैं। परसों चौथ पिछले हफ्ते की न्यूज थी, 700 लोग मर गए। वो किसकी जिम्मेदारी है? कौन जिम्मेदार है उनके लिए? तो ये क्या हो रहा है इस देश में? हम तो बौखला गए हैं बिल्कुल, और हमें कोई और रास्ता नजर नहीं आता। जैसे जो विजेंद्र सिंह ने कहा है कि जागृति की जरूरत है, आप उठिए अपने अधिकारों के लिए और इस देश को बचाइए। जी, बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मुझे ये लगता है कि ये जो आर्थिक समस्या मानी जा रही थी आज तक, ये किसान भी अब समझने लगा है कि ये मूल रूप से राजनीतिक समस्या है, और ये किसान मजदूर को दबा के रखने का, शोषण को की चक्की में पीसने का एक षड्यंत्र लगातार चल रहा है। तो इसको एक आर्थिक समस्या के रूप में मात्र नहीं लेना चाहिए। बुद्धिजीवी है, उसको थोड़ा उसके आगे भी सोचना चाहिए। आज ये यूपी से इसलिए परेशान है कि यूपी के किसानों ने ये समझ लिया है अब कि ये प्रॉब्लम आर्थिक नहीं है, ये राजनीतिक है, और राजनीतिक स्तर पर भी इसको डील करना पड़ेगा। जी, जैसे भी करिए कुछ। बहुत शुक्रिया सिंह साहब। मैं दोबारा आपके पास फिर से लौटूंगा। मैं आज के इस कार्यक्रम दोबारा फिर से संतोष साहब हमें सुन पा रहे हैं? जी, जैसा कि अभी सभी मेहमानों ने आज के इस परिचर्चा को बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है, तो इस बाबत जो भारत का जो किसान है, जो एक तरफ सरकार हठधर्मिता के ऊपर उसकी चरम सीमा पहुंच चुकी है, और किसान भी। जी भाटिया साहब बोले सर। ये मुझे एक वीडियो भेजा है, BBC न्यूज पंजाबी फेसबुक पे है। मैं थोड़ा सा दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ सबको। तो देखिए, ये देख रोना ना आएगा तो फिर क्या आए बताइए। तो उसको सीधा करें सर, सीधा स्क्रीन। साधु था मेरा भाई, स्कूल पास किया था। साधु था मेरा भाई को मार दिया। जी जी बिल्कुल। देश के किसानों का परिवार आज इस घटना से रो रहा है, और मुझे लगता है कि देश और दुनिया में इस सरकार की जितना भी निंदा करें वो कम है। मुझे लगता है कि किसानों को इस घटना से और मजबूत, उनका ये जो कुर्बानी है ये खाली नहीं जाएगा। मैं संतोष हाउस आपके पास में दोबारा आपकी प्रतिक्रिया के लिए, जैसा कि अभी भाटिया साहब ने इस मार्मिक आवाज को दुनिया तक पहुंचाने वाले उस न्यूज चैनल को भी हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी साहस के साथ उनकी पीड़ा को, उनकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाया है। BBC को हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि और स्वतंत्र रूप से उस मीडिया को जाना जाता है, BBC न्यूज चैनल को। संतोष साहू साहब, इस बाबत आपका हम प्रतिक्रिया दूसरी बार लेना चाहेंगे। जिस ढंग से सभी मेहमानों ने बेबाक ढंग से अपनी बातों को रखा है, मार्मिक रूप से रखा है, इस बाबत अपने विचार रखें कि जो आज किसानों के हालात है उसको लेकर देश को, किसान को एकजुट कैसे होना चाहिए, और ऐसे जुल्मी और सरकार को हम कैसे उखाड़ के फेंक सके। सभी विद्वान वक्ता साथियों ने अपनी जो राय रखी है उससे हम सहमत हैं, और ये जघन्य अपराध लखीमपुर खीरी में हुआ है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार इस जघन्य हत्याकांड के पीछे अपराधियों को पकड़ने के बजाय जो लोग सहानुभूति संवेदना के लिए
पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी कल लखनऊ एयरपोर्ट में 3 घंटा तक बैठे रहे, उन्हें बाहर जाने तक नहीं दिया गया। एज ए मुख्यमंत्री, एक राज्य के मुख्यमंत्री का ये हालत है। अंततः जब वो जोर जबरदस्ती की बातें आई तो फर्श में बैठ गए। एक मुख्यमंत्री फर्श में बैठ के धरना कर रहे हैं लोकतांत्रिक देश में। अब बोलने और बताने के लिए कुछ बचा नहीं है। इस देश के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी का हालत देखिए। इस देश में उत्तर प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी को देखिए, वो किस तरीके से उनको रात में वहां कैंप में लेके रखा गया, उनको वहां जाने नहीं दिया गया। वहां पुलिस बल उनके साथ जाति करने लगे। पूरा देश और दुनिया देख रहा है। तो भारत में कुछ ऐसे मुट्ठी भर भी नहीं है, चुटकियों में जिनकी संख्या है, वो लोग इस देश के शांतिपूर्वक जीने वाले लोगों को बार बार चुनौती दे रहे हैं। वो उनको उकसाने जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये उन लोगों का बहुत बड़ा भूल है। अगर भारत के लोग जो शांति प्रिय लोग हैं, संवैधानिक मर्यादा को मानते हैं, कानून का पालन करते हैं, और उनको बार बार कितने घटना हो रहे हैं, कितने घटना को लेकर आंदोलन किया जाए। आप हाथरस की घटना को देखिए, आप राजस्थान की घटना को देखिए, ऐसे हजारों घटनाएं घट रहे हैं। कितने बार भारत को बंद करेंगे, कितने बार ऐसे आंदोलन करेंगे। इतने बड़े बड़े लोग एक एक घटना के लिए कितने बार आंदोलन में बैठेंगे। तो इस देश में कानून कहाँ है, कानून का राज कहाँ है, न्याय कहाँ है। तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है देश के अंदर कि वो कौन लोग हैं जो लोग भारत के कानून की व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, बार बार कानून को हाथ में ले रहे हैं। कानून को हाथ में लेने के बाद कुछ लोग उनको फिर बचाने का काम कर रहे हैं। ये सभी लोग अब भारत में इनके सामने से पर्दा हट चुका है। भारत की जनता सब समझ रहे हैं। और लोकतंत्र है, बड़े बड़े तानाशाहों को देश और दुनिया मिटते देखा है। ये तो लोकतांत्रिक प्रणाली है, 5 साल यूं ही गुजर जाएंगे, पर लोगों का जो किया धरा है उसका जवाब भारत की जनता जरूर देगी। और मैं इस मौके पे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि भारत में जो अभी जंगल राज लोग जाति और धर्म के बारे में बना के रखे हैं, जाति श्रेष्ठता साबित करने में लगे हैं, ये उनका बहुत बड़ा भूल है। भारत में जाति और धर्म हमारी समस्या नहीं है। भारत के सभी लोगों को ये बात भली भांति पता है कि भारत का अब जाति और धर्म समस्या नहीं रहा। हमारा समस्या संवैधानिक है। हमको अच्छे से अच्छा शिक्षा चाहिए, संख्या के अनुपात में शासन प्रशासन में सर्विस चाहिए, उद्योग धंधा चाहिए, भूमि चाहिए। और इस विषय पे हमें फोकस करना है। लोग चाहेंगे कि जातियों में उलझाएं, धर्म में उलझाएं, पर भारत के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और धर्म परिवर्तित लोगों के बहकाव में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमें चारों तरफ ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। एक चुनाव हुआ सरकार का इतना बड़ा दुस्साहस कैसे है? उसको डर क्यों नहीं लग रहा है कि कल जनता हमारे गलत काम के कारण हमें वोट नहीं करेगा, हमारा पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा? ये डर अगर नहीं लग रहा है तो इसका जिम्मेदार भारत का ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इसको हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव भारत में होना चाहिए। और सभी समस्याओं का जड़ अब भारत में ईवीएम मशीन बन गया है। और मैं समझता हूं कि आज किसानों का नहीं सुना जा रहा है। किसानों के ऊपर जघन्य अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जघन्य अपराध हो रहे हैं, तरह तरह के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के ऊपर अत्याचार हो रहा है। सबसे ज्यादा 100 में 90 तो भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, वोटर हैं। और इतनी बड़ी संख्या के ऊपर ही निरंतर अत्याचार बढ़ रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसके जड़ में भारत का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से भारत में चुनाव हो, तभी ये अराजकता का, असामाजिक तत्वों के हौसला का और ऐसे जघन्य अपराध भारत में रुक सकता है। ऐसा मैं आपके वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से और एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें किसी दुष्प्रचार में नहीं आना चाहिए, किसी के भावनाओं में बहके हमें कोई निर्णय नहीं करना है। हमें अभी भी कानून का पालन करना है, संवैधानिक दायरे में रहना है और हर तरीके से
जो जायज तरीका हो सकता है उसके दायरे में ही रहकर हमें अपना आंदोलन को और तेज करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। हमें अवसर मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष साहू साहब, आप मेघराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेघराज साहब आज के इस में अपने विचार रखें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। पहली बात तो ये जो है ना, जो घटना घटी है किसानों के साथ में, ये पहली घटना नहीं है, बहुत सारी पहले भी घट रही है। और ये घटना क्यों घट रही है, क्योंकि में जो सारी समस्या की जड़ जो है ना राजनीति है। और राजनीति के पीछे बैठे ईवीएम की बात बताई ना, तो ईवीएम की भी पीछे जो शैतान लोग बैठे हैं 5000 साल से, जो ब्राह्मण कहते हैं, जिनको ब्राह्मणवाद कहते हैं, तो ये जो सारी समस्या जड़ भारत की जो जड़ में जो बैठा है ये ब्राह्मण है, जो ब्राह्मणवाद जिसको बोलते हैं। तो ये राजनीतिक खेल जो है ना, अगर राजनीतिक खेल को थोड़ा समझ जाएंगे तो लोग जो है ना, इसको मेरे ख्याल राजनीति अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे हाईएस्ट एजुकेटेड लोग क्या कहते हैं, ईमानदार लोग भी ये बोलते हैं कि हमें राजनीति से क्या लेना देना, राजनीति गंदी होती है। तो इन लोगों के कारण जो, जब ये तो सच्चे लोग तो वहां पहुंचे नहीं, तो बेईमान ठग चोर लुटेरे पहुंच गए वहां पर। तो चोर लुटेरे और जो ठग लोग होते हैं वो तो लूटेंगे देश को, मारेंगे काटेंगे, फिर वो क्यों उनसे उम्मीद रखते हैं आप लोग भाई। तो जब हमारी गलती के कारण सजा जो मिल रही है, हमारी गलती के कारण मिल रही है हमें, क्योंकि हम लोग जो है ना घर में बैठ के अपने भाई सच्चे आदमी वहां क्या करेंगे जाकर, वो तो गंदी होती है राजनीति। जब सच्चे आदमी गंदे राजनीति में नहीं जाएंगे, गंदे जाएंगे ना, गंदे तो गंदगी फैलाएंगे, वो फिर अच्छा इनसे उम्मीद मत रखें। लेकिन अगर इसका बदलाव चाहते हैं तो सच्चे और अच्छे ईमानदार लोग राजनीति को पकड़े और इनको सबको जेल में डालेंगे आने वाले वक्त में। तो क्योंकि इनका भी समय नजदीकी है, तो ये जो है ना, जो चल रहा है खेल, ये बंद तभी होगा जब राजनीति अपना होगी। और राजनीति तरफ कदम बढ़ाएं और अपने राज को खुद अपने हाथों से बढ़ाएं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब। मैं आज के इस कार्यक्रम को और आगे ले जाते हुए, हमारे साथ फुटे साहब डिलीट हो गए हैं लगता है मुझे। मैं ब्रिजेंद्र सिंह जी के पास लौटना चाहूंगा। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, जिस ढंग से आज की जो चर्चाएं आगे बढ़ रही है, इस बाबत जो अभी संतोष साहू साहब ने और मेघराज जी ने जो चर्चा अपनी बात रखी है, इस बाबत हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक आप लॉ एंड ऑर्डर को देखे हैं, और इस घटना को लेकर जो देश के जो किसान है, या जो हमारा जो नौजवान है, जो यूथ जनरेशन है, उनकी सोच और आज की इस परिस्थितियों को लेकर एक तुलनात्मक विचार आपके अंदर में कैसा, आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को आपने बहुत नजदीक से देखा है। विजेंद्र सिंह साहब। देखिए महोदय, मैं देख रहा हूँ ये जो जितना भी ये एक साठगांठ, एक अनहोली अलायंस चल रहा है, अपवित्र गठबंधन चल रहा है। और इस वक्त वो लोग जो कि जिनका कि कोई जनाधार नहीं है, वो सांप्रदायिकता फैला करके, जातिवाद फैला करके, आतंकवाद फैला करके वो किसी भी तरीके से सत्ता में रहना चाहते हैं। इसका एक ही इलाज है, और वो है जन आंदोलन। जनता को जब तक जगाया नहीं जाएगा तो ये उसकी अशिक्षा और गरीबी का फायदा उठा करके जो ये सत्ताधारी वर्ग है जो उन्हें गुमराह कर रहा है, इसका और कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि लोगों को वो। और मुझे ये लगता है कि ये जो किसान आंदोलन है ये एक जन आंदोलन बन चुका है। सबसे बड़ी चीज मगर उसमें ये है कि किसान और मजदूर, इनकी एकता को स्थापित करने के लिए व्यापक काम हो, और ये काम बड़ा कठिन हो गया है इस देश में जातिवाद के कारण, और जातिवाद के कारण ही सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। तो जो लोग गलती कम्युनिस्टों ने कर दी, वो गलती अब ये आंदोलन ना करे। और उसको जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गरीबों के दुश्मन अकेला पूंजीवाद नहीं है जो किसान समझ रहा है आज, ये बात बहुत पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी कि उससे भी बड़ा दुश्मन ब्राह्मणवाद है, जिसने कि किसान मजदूरों को 7000 जातियों में बांट रखा है। तो एक यूनिटी, एकता के बिना मेरे ख्याल से बंधन नहीं काटे जा सकते। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब। मैं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास फिर से लौटना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब, हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, जी मैं ये कहना जी हाँ जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आई एग्री विद विजेंद्र सिंह एंड ऑल एवरीबॉडी एल्स ओवर हियर। यूनिटी जेडी है, एकता बहुत जरूरी है।
एकता ताही पैदा हो सकती है जे हम एक भाईचारा पैदा करें। जितना जब हम एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं ना साथ, एक दूसरे से साझ नहीं, ऐसे प्रैक्टिकल चीजा नहीं करेंगे जिसके एक दूसरे की साझ पैदा हो, उतना जो हमारी एकता पैदा नहीं हो सकती। देख, ये मेरी कार खराब है, मेरा गुआंढी आके मेरी मदद कर देता है, मैं चल फिर सकता हूँ। ये मेरा गुआंढी का है, वो तो ये तो और जाता है, वो मेरी बात है, मैं तो उसकी मदद नहीं करूंगा, मैं तो भ्रष्टाचार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ना उसका काम चलेगा, जब उसको लोड पड़ेगी ना मेरा। दो में हम सफर कर रहे हैं। दिस इज सिंपल एग्जाम्पल। तो इसीलिए हमारे आले दुआले एक दूसरे की मदद करने का हमें प्रैक्टिकल रूप में कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि हमें एक जी। और एक ही जो इज्जती कर रहा है उसके लिए मेरे को आवाज उठाना मेरा फर्ज है। कल आज उसकी बेइज्जती है, ऐसे ही और प्रैक्टिकल स्टेप जो है हमें विचारने की लोड़ है, समय अनुसार जो भी लोकली एप्लीकेबल हो, कि हम कैसे एक दूसरे के काम वाले बन सकें, और अपना जो जाति प्राइड है, जो हमारा एक दूसरे से मुख बजाय दूर होने से हमें नेड़े आने की कोशिश करनी चाहिए। इसी से ही हम इकट्ठे हो सकते हैं। मेरे को औरतों को बात सुनने जी बहुत शुक्रिया। मर्जी कर ले, नारे जो बस ला लो। जी कृपाल सिंह साहब, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। आज का जो प्रमुख चर्चा है, ये बहुत करीब करीब आज के इस डिबेट में बातें आ चुकी है, और हम इसको ज्यादा और ना बढ़ाते हुए लास्ट कमेंट के रूप में एक एक मिनट में मैं थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर आज के सारा गर्भित चर्चा को लेकर चर्चा के बाद में आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे, क्योंकि बार बार उसी बातों को हम ज्यादा रिपीट करना भी ठीक नहीं है। तो मैं लास्ट कमेंट के रूप में संतोष साहू जी, जिस ढंग से भारत के किसान आज आंदोलनरत है, इसकी सॉल्यूशन को लेकर जो बहुसंख्यक समाज है, जिसको हम मूल निवासी कहते हैं, जो 90-95% के रूप में जो भारत में विद्वान है, और जो महज कुछ परसेंट लोग हैं जो इस देश के अंदर में भारत की इस कानून व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को तहस नहस कर रहे हैं, इस बाबत हम जो बहुसंख्यक समाज के जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए और कैसे इकट्ठे होना चाहिए, ताकि ऐसी नफरत और फांसीवादी शक्तियों को हम इस भारत की भूमि से रोक सकें और इस ऐसे दुस्साहस को भी हम रोक सकें। संतोष साहब जी, मैं इस विषय पे कहना चाहता हूं कि भारत में आज जो भी बातें सामने आ रही है, चाहे कानून व्यवस्था को लेके, संवैधानिक व्यवस्था के उल्लंघन को लेके, लोगों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और हनन को लेकर, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, कुपोषण, स्त्री दास्ता, भारत के सड़कों को लेकर, पानी की व्यवस्था को लेकर, मकान की व्यवस्था को लेकर, इस देश में इतना ज्यादा अनाज का उत्पादन है, फलों का, सब्जियों का, दालों का, फिर भी इतनी बड़ी महंगाई। एक तरफ हजारों टन अनाज पानी अब बारिश में भीग रहा है, और दूसरी तरफ एक एक रोटी 10 रुपए का बिक रहा है। लोग 2 रोटी के लिए मोहताज हैं, और हजारों लाखों टन अनाज को जानबूझकर खुले आसमान के नीचे रख के सड़ाया जा रहा है। तो ये सबका एक ही कारण है, वो मनुवादी व्यवस्था है, जो इंसानों को इंसान नहीं समझते। इस देश के मूल निवासियों को किसी भी तरीके से कुचलना चाहते हैं, उनको बर्बाद और तबाह करना चाहते हैं। ये पूर्व प्लानिंग है, सुनियोजित षड्यंत्र है। मनुवादियों से इस देश के मूल निवासियों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और माइनॉरिटी को बहुत सतर्क और सजग रहना चाहिए और होना होगा। और हर तरीके से भारत के 85% मूल निवासियों को अपना जो भी आत्म सम्मान है उसको ध्यान में रख के, जो ईगो है, जो हठधर्मिता है, जो शीर्ष नेतृत्व है मूल निवासियों में, उनको भी एकजुट होकर इस देश में मनुवादियों का मुकाबला करना होगा। तभी ये सारा मुसीबत इस देश से दूर हो सकता है। और हम सब किसानों के साथ हैं, हम सब के कृषक हैं, हमारे बाप दादा खेती करते रहे, हम लोग खेती कर रहे हैं, और कृषि पे ही हमारा जीवन चल रहा है। कोई उद्योग धंधा, नौकरी चाकरी और ऐसे कोई पैसा हमारे पास है नहीं।
भूमि से ही हमारा जीवन जीविका, रोजी रोटी, परिवार, बच्चे सब लोग चलते हैं। और भारत कृषि प्रधान देश है। किसानों का इतना बड़ा अपमान चुना हुआ जो केंद्र और राज्यों की सरकार कर रहे हैं, उसका हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और चुनी हुई सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े, नहीं तो यही देश के किसान ये 5 साल के बाद इन लोगों को जहां फर्श से अर्श में पहुंचाया था, उनको फिर फर्श में आने में देर नहीं लगेगा। अभी भी इस देश में लोग भाईचारा और जो इंसानियत और इंसाफ है, जो परंपरा भारत की रही है, उसको ध्यान में रख के आचरण करें। आपके माध्यम से मैं ये इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब, आपने लास्ट में अपनी बातें रखी है, बहुत अच्छे से रखी है। मैं विजेंद्र सिंह जी के पास फिर से दोबारा जाना चाहूंगा। विजेंद्र सिंह साहब, लास्ट कमेंट आज के सारगर्भित चर्चा को लेकर अपनी बात रखें। हाँ, ये साहब देखिए, मैंने 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो नारा लगा था, इतना ज्यादा सांप्रदायिकता उन्माद फैला हुआ था, तब ये नारा लगा था कि धन, धरती, शिक्षा, सम्मान लेके रहेगा हर इंसान। जब ये सामाजिक न्याय का नारा लगा, तो भागीदारी का नारा लगा, तो आपने देखा कि हमने उत्तर प्रदेश में देखा वो सांप्रदायिक राजनीति फेल कर दी गई थी। तो ये जो समस्या है सामाजिक न्याय की, ये हमारे संविधान की प्रियम्बल में सबसे पहला शब्द है। और जब से आजाद हुआ देश, आप ये जानते हैं कि कालेकर कमीशन बिठाया गया, मंडल कमीशन बिठाया गया, लोग शिक्षा की मांग कर रहे हैं, भागीदारी की मांग कर रहे हैं। मूल मांग ये है, किसान आज एजिटेटेड है कि उसको बेचारे को और ज्यादा दरिद्र किया जा रहा है दरिद्रता के बाद। तो हमारी ये है कि ये सामाजिक न्याय के महत्व को समझें, सामाजिक न्याय के अर्थों को समझें, और सामाजिक न्याय के लिए एक जन आंदोलन की तैयारी जोर शोर से जब तक नहीं की जाएगी, ये लोग जो आतंकवाद फैला करके मीडिया के जरिए जो देश की जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं, ये फिर नहीं कर पाएंगे। ये जन जागरण की आवश्यकता है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब, आपने सारांश में अपनी बातें हमारे देशवासियों के लिए कही है, और जो भारत के किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनके बारे के लिए आप कही है। मैं लास्ट कमेंट के लिए जसबीर भाटिया साहब के पास जाऊंगा, उसके बाद आज के इस कार्यक्रम को हम ऐसे यूं ही समाप्त करेंगे आज के इस प्रमुख चर्चा को लेकर। जसबीर भाटिया साहब, अपनी लास्ट। जसबीर भाटिया। वैसे तो बहुत कुछ कहने को नहीं रह गया जी। हमारे पंजाब में एक कहावत है, उत्तम खेती मध्यम व्यापार नखिद चाकरी। इसका मतलब है कि सबसे जो अच्छा व्यवसाय है वो किसानी है, और व्यापार जो है वो दूसरे नंबर से आया है, और जो नौकरी है वो सबसे घटिया व्यवसाय है। तो जो अभी साहब ने कहा कि चाहे आप कुछ भी कर लें, दुनिया भर जितनी मशीनें बना लें, जितने मर्जी टेक्नोलॉजी एडवांस करें, जब तक हम खेत से अन्न नहीं उगाएंगे, बाकी सब बेकार है, सब बेकार है। तो ये सब समझते हुए कि बिना अन्नदाता के हमारा जीवन नहीं चल सकता, चाहे हम चांद पे पहुंच जाएं, चाहे मंगल तारे पे पहुंच जाएं, कहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें अंतिम में किसान के उगाए हुए अन्न से जीना होगा। इसमें कोई बड़ी कोई डिग्रियां नहीं चाहिए समझने के लिए, हर इंसान समझता है। ये गवर्नमेंट क्यों नहीं समझ रही, क्यों नहीं समझ रही गवर्नमेंट? अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इतना अत्याचार कर रहे हैं लोग। और मैं समझता हूं, सिंह साहब हमारे पास जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान में है पुलिस की। पुलिस जो है इन नेताओं के अधीन है। अब जैसे वहां पर पुलिस थी, एक आदमी पुलिस के सामने किसानों को रौंदता चला गया है, और पुलिस ने क्या किया, उस क्रिमिनल को बचाने की कोशिश की। इसका मतलब यही है कि वो सबसे पहले प्लान था सारा कुछ जी। यहां होता तो वो जो जिसने किया है, कब तक वो अपना मुर्दा पड़ा होता, तभी उसको गोली से उड़ा देते। यहाँ की पुलिस कैसी है मैं आपको अवस्था बताऊं, ब्रीफ में बताऊंगा। यहाँ का हर का जो हमारे यहाँ एक काउंटी होती है, जैसे काउंटी है ना, एक जैसे आप में डिस्ट्रिक्ट होता है, तो काउंटी के लिए काउंटी का शेरिफ होता है। शेरिफ का मतलब जो सबसे बड़ा जो पुलिस अधिकारी है
उसको शहर बोलते हैं, उसकी इलेक्शन उसी काउंटी से होती है। जो जिस काउंटी में या जिस छोटे डिस्ट्रिक्ट में वो पुलिस है, उसकी जनता उसको इलेक्ट करती है वोट दे के। तो वो जनता को रिस्पांस करता है, वो उसकी उत्तरदायित्व जो है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी जनता की है, वो जनता की बात सुनता है, वो किसी नेताओं के नीचे नहीं है जी। सबसे बड़ी ये समस्या है कि हमारी पुलिस जो है वो सबसे बड़ी अत्याचार करने वाली। ये हमारे मंत्री जी का बेटा है तो उसको बचाने के लिए सारी पुलिस उसके पीछे लगी। ये कैसी व्यवस्था है? ये पुलिस व्यवस्था है ब्रिटिश लोगों ने बनाई अपने लिए। एक लोकतंत्र में ये व्यवस्था नहीं चल सकती। पुलिस का काम है जनता की सेवा करना, जनता को बचाना। ये तो सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए रखे हुए हैं सारे कितने हक। जी जी जी। तो सिंह साहब भी आप सब कहते हैं एकता चाहिए, लेकिन अभी भी किसान अकेला है। हिंदुस्तान में कितनी सारी लेबर यूनियंस हैं, मजदूर एकता है, कोई साथ नहीं मिलता, कोई साथ नहीं उठाता। उनको भी तो आना चाहिए, वो भी तो गरीबी के हाथ में तड़प रहे हैं, कोई साथ नहीं देता। किसान आज भी अकेला है। तो जातिवाद की बात तो बड़ी दूर से ठीक होगी, वो सदियों से चली आ रही है, वो 1-2 हफ्ते में तो नहीं ठीक हो सकती ना। हमें तो देखना है कि आज क्या करना है, कैसे यूनिटी आए। तो कम से कम मजदूर किसान तो इकट्ठे हों, वो भी नहीं है। वही तो बटे हुए हैं। हाँ, वो भी तो बटे हुए हैं। नहीं सिंह साहब, जातिवाद में बटे वो अलग बात, लेकिन मजदूर तो मजदूर ही है ना। जब जो किसान कोई मजदूरों की एकता बनती है या जो लेबर यूनियन बनती है, उसमें जाति तो नहीं देखते ना, उसमें तो कोई जाति नहीं देखता ना। लेबर यूनियन तो लेबर यूनियन, सभी लेबर, कोई भी जाति हो, सब इकट्ठे होते हैं। जब किसी लेबर की प्रॉब्लम होती है, सारे इकट्ठे होकर लड़ते हैं। तो वहां तो जातिवाद की बात नहीं है ना सिंह साहब। तो वो क्यों साथ नहीं दे रहे जी? तो कैसे एकता होगी फिर? सभी कहते हैं किसान मजदूर एकता, सभी कहते हैं किसान एकता, लेकिन मजदूर सामने तो नहीं आ रहे। जब हिंदुस्तान का मजदूर खड़ा हो जाएगा तो फिर सब गवर्नमेंट को झुकना। चलो खैर, आपकी समस्या है। डॉक्टर कृपाल सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, I like to add to what Jasveer Singh just said, Padia साहब। You know, हमारे जो कॉमन स्टेटमेंट है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक आदमी था, उसके 4 बेटे थे। उसने कहा देखो 2 बंडल लेकर आओ। एक बंडल तो उसने क्या खोल दो और उसको अलग अलग कर दी, सब जो टानियां थी, जो ब्रांचेस थी, और एक को कहा इसको इकट्ठा रहने दो। उसने अपने बच्चों को बुलाया कि ये लो, इसको ब्रेक करो। एक एक करके ब्रेक कर दी उन्होंने सबने। फिर कहता आप ये इकट्ठे हैं, इनको ब्रेक करें। वो ब्रेक नहीं हो सकती। सो हमें लोकल पैदा करनी चाहिए ये कंडीशन कि हम लोकल संगठन पैदा करें, लोकल यूनियन क्रिएट करें। जैसे लेबर यूनियन की बात इन्होंने की है, जितना चिर हम लोकल प्रोग्राम नहीं करें, फिर पुलिस भी आपको गिरफ्तार करने में 100 बार सोचेगी कि वे इनसे मथा लगाया जाए या ना। जितना चेर आप लोकल स्ट्रेंथ पैदा नहीं करते अपने घरों में, अपने आले दुआले में, अपने रिश्तेदारों में, संगठन नहीं पैदा करते, कोई कामयाब नहीं होएगी। बातें ही रह जाएगी, कुछ नहीं हो सकेगा, नारेबाजी रह जाएगी। जो मर्जी लिख दो आप कानून में और संविधान में, कुछ नहीं हो सकेगा। ये पावर जो है लोकल है, तुम्हारे हाथों में पावर है। तुम्हारे एक दूसरे के कैसे आप कंडक्ट करते हैं, आचरण में पावर है। जितना देर उसको नहीं भरा जाएगा, उसको उस पर इकट्ठे नहीं होंगे आप, कोई कामयाबी नहीं हो सकती। दिस इज माय कंक्लूजन। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कृपाल सिंह साहब। अभी सभी की लास्ट प्रतिक्रियाएं आ चुकी है। मैं कबीर साहब की इस एक कविता को लेकर आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा। गरीब को ना सताइए जाकी मोटी हाय, गरीब को ना सताइए जाकी मोटी हाय, उनकी हाय से लोह भस्म हो जाए। तो जिस ढंग से
ये तानाशाही और जुल्म करने वाले लोग हैं कि इन किसानों के हाय से ये एक दिन नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। मुई खाल की सांसों सारो होगा जी। दुआ करेक्ट कर दूं आपका? जी, दुआ करेक्ट कर दूं? कर दे सर। हाँ, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस में लौ भस्म हो जाए। जी, ये है। और मैं जरा थोड़ा, भाटिया साहब ने कहा था तो मैं कहे बिना नहीं रह पा रहा। मैंने देखिए, प्रचार तंत्र बहुत बड़ी चीज होता है। जब सिखों के खिलाफ अभियान चला था, मैंने देखा इसी देश में कि बस में एक आदमी अगर कोई सिख आके बैठ जाता तो लोग घूरते थे। आज 10 भी आ जाते हैं, कोई नहीं घूरता। हमारे जो पुलिस वाले हैं, जो सिपाही हैं, वो सब किसान मजदूरों के बेटे हैं ज्यादातर, लेकिन उनको ऐसा पॉइजन किया जाता है, दिमाग में ऐसा भड़काया जाता है कि वो एक आम किसान को भी अपना दुश्मन मानने लगते हैं। मैंने अपने नौकरी में मैंने देखा, एक डिप्टी एसपी पढ़े लिखे आए और मुझसे आकर के कहने लगे कि सिंह साहब, वो भी सिंह साहब ही, उनका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि देखिए 2020 तक इस देश में मुसलमान राज आ जाएगा। मैंने कहा कैसे? बोले साहब आप देख नहीं रहे, 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं ये। तो अब ये जो इस तरह के जो प्रचार जो झूठे कराए जाते हैं, इनका इलाज तो फिर आप ही लोगों को, हम ही लोगों को करना है। मीडिया उनके हाथ में है, एजुकेशन उनके हाथ में है, वो जितना चाहे झूठ बोलें। जब तक हम संगठित होकर प्रचार तंत्र का इनको फेल नहीं कर सकते, हम अपने किसान मजदूर भाइयों, जो कि आखिर वो पुलिस वाले जिन्हें आप कह रहे हैं, वो कोई इम्पोर्ट तो किए नहीं गए हैं अमेरिका से, आप ही किसान मजदूरों के बच्चे हैं। उनको सच्चाई उन तक पहुंचनी चाहिए ना, तभी वो एक फेयरली आचरण कर सकते हैं। तो ये मैंने खुद देखा है। आर्मी ने एक बार मुझसे शिकायत की थी कि साहब देखिए आपके आदमी ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा साहब, ये प्रचार तंत्र जो रात दिन चल रहा है, उसका बड़े बड़े अधिकारी शिकार हो जाते हैं, सिपाही क्यों नहीं होगा? तो इसका भी इलाज होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश सिंह साहब। मैं कविता को थोड़ा सा भूल गया था, कबीर साहब की दोहे को आपने करेक्ट कर दी, बहुत शुक्रिया। मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। आज के इस प्रमुख डिबेट में हमारे साथ भाग लिए डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, उनका बहुत धन्यवाद। जसवीर भाटिया साहब का भी बहुत धन्यवाद, संतोष साहू साहब के बहुत बहुत धन्यवाद, ब्रिजेश सिंह साहब का भी, और झारखंड से भी हमारी एक बहन जुड़ी हुई थी, वो भी लेफ्ट हो गई, हालांकि उसकी प्रतिक्रिया नहीं पाई, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में फिर हम नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हम सब लोगों से आपसे विदा चाहेंगे और हमारे दर्शकों से इस गुजारिश करेंगे कि हमारे कार्यक्रमों को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। हम उनके नामों को लेकर के समय समय पर ब्रॉडकास्ट भी करेंगे। तब तक के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल से लगातार जुड़े रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। थैंक यू।